अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले कराची के कचरे पर सियासत होती रही। कचरा किसी ने नहीं उठाया मगर सियासत सब ने चमकाई। जो मसला था वो हल नहीं हुआ, अपनी जगह बरकरार रहा और अब एक नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। ये नया तनाज़ा वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम के बयान के बाद सामने आया है। वफाकी वज़ीर क़ानून चाहते हैं कि कराची के मामले पर आइन के आर्टिकल 149 का इतलाक़ किया जाए। इस तजवीज़ के बाद बहस छिड़ गई है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले सिंध में गवर्नर राज और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने और हुक्मरान जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की खबरें सामने आती रही हैं। अब एक और नई कहानी सामने आ गई है। फ़रोग़ नसीम का ताल्लुक MQM से है, उनका साथ तहरीके इंसाफ दे रही है। इस तरह वफाकी हुकूमत और शहरी हुकूमत तो चाहती हैं कि कराची का मामला वफाकी हुकूमत देखे, मगर सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के पास है वो इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत कर रही है और उसे सिंध पर कब्जे की कोशिश करार दे रही है। इस पूरे मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स से तफसील से बात करेंगे, मगर पहले इस पूरे मामले का जायज़ा लेते हैं। हम आपको बताते चलें, हमारे साथ मेयर कराची वसीम अख्तर मौजूद होंगे, हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद होंगे और हमारे साथ सईद गनी भी मौजूद होंगे और उन सब से इस मामले के हवाले से तफसील से बात करेंगे कि कराची का मसला हल कर दीजिए, कराची का कचरा उठा लीजिए, कराची में इस वक्त जो हालात हैं वो बेहतर कर दीजिए। कब तक इस पर सियासत होती रहेगी, किसी हतमी नतीजे पर पहुँचिए। हम आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम का गुज़िश्ता रोज़ कहना था कि वो आर्टिकल 149 की शिक 4 को कराची से लागू करने से मुतालिक कमेटी में तजवीज़ रखेंगे, जो मंजूरी के बाद काबीना और वज़ीर आज़म के सामने रखी जाएगी। उनका कहना था कि आइन के आर्टिकल 149 की शिक 4 के तहत वफाकी हुकूमत कराची के लिए अहकामात जारी कर सकती है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि हालात ऐसे कराची के ज़रूर हो गए हैं और ना सिर्फ कराची बल्कि और भी सिंध के शहर हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, जहाँ पे आर्टिकल 149 सब आर्टिकल 4 पे डायरेक्शंस दी जा सकती हैं और वो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब जो कराची की जो हिकमत अमली कमेटी बनी है, स्ट्रेटेजिक कमेटी, उसमें मेरी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, इसको मैं रखूँगा कमेटी के सामने। कमेटी अगर ये मेरी इस एनालिसिस को सही समझती है तो फिर रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगी, कैबिनेट के पास जाएगी, वो फिर उनका सवाबदीदी इख्तियार है। तो अगर 149(4) को जो 18वीं तरमीम बनाने वाले हैं उन्होंने रखा है तो यानी वो आइन का हिस्सा है, और अगर आइन का हिस्सा है तो गैर आइनी नहीं है, गैर आइनी नहीं है तो गैर जमहूरी नहीं है। किसी भी तरह ना गवर्नर राज की बात हुई, ना कोई असेंबली को डिसॉल्व करने की बात हुई, ना कोई ऐसी बात हुई जिससे हमारे जो पीपल्स पार्टी के भाई हैं, बहन हैं, उनको डर होना चाहिए। फ़रोग़ नसीम ने वाज़ेह किया कि ये उनकी ज़ाती राय है। वो ये तजवीज़ वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी के सामने रखेंगे। कमेटी गौर के बाद तजवीज़ वज़ीर आज़म को भेज सकती है। अब ये मालूम नहीं कि वफाकी हुकूमत ये तजवीज़ मानेगी या नहीं मानेगी, मगर जो बात फ़रोग़ नसीम ने कही उस हवाले से बयानात तहरीक इंसाफ की जो सिंध की क़यादत है उसकी तरफ से ज़रूर सामने आते नज़र आए। फ़रोग़ नसीम आइन के जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं वो है आर्टिकल 149 की शिक 4। आइन की ये शिक कहती है कि वफाकी हुकूमत सूबे को अमन व अमान या फिर मुल्क की इक़्तिसादी ज़िंदगी को किसी संगीन ख़तरे से बचाने के लिए सूबे को उन मामलात पर हिदायत दे सकती है। ऐसा नहीं है कि यह आर्टिकल वफाक को सूबे के किसी भी मामले में मुदाखलत का कहता है, बल्कि साफ अल्फाज में बताया गया है कि हिदायत दी जा सकती है और वो भी मखसूस सूरत हाल में। मगर इस हवाले से वफाकी वज़ीर क़ानून समझते हैं कि अगर सूबे और वफाक के दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाए तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी अगर वफाकी हुकूमत को हिदायत देती है जो सूबा तस्लीम नहीं करता तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से आइन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाज़े के सिलसिले में इब्तिदाई समाअत का इख्तियार होगा। यानी किसी भी नीचे की अदालत को नहीं, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पहला फोरम होगा जो इस समाअत का इख्तियार रखेगा। मगर आर्टिकल 184 की शिक 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सिर्फ वजाहती फैसला जारी कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महज वजाहती फैसला आ सकता है। यानी तनाज़े के हवाले से आइन क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह कर सकती है। अलबत्ता इस पूरे मामले पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट 1998 के अपने एक फ़ैसले में आर्टिकल 149 की शिक 4 के हवाले से वाज़ेह कर चुकी है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ उन मामलात पर सिंध हुकूमत को हिदायत दे सकती है जो कि वफाक से मुताल्लिक हों। तो क्या अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर वफाकी हुकूमत कुछ और सोचने लगी है?
क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत सूबा सिंध को अहकामात देती है तो इस पर अमल दरामद तो सिंध हुकूमत ने ही करना है, और अगर वो अमल दरामद नहीं करती और कोई नया तनाज़ा पैदा हो जाता है तो फिर हतमी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा कि कौन सही है और कौन गलत। दूसरी तरफ अगर सिंध हुकूमत खुद चाहे तो वो अपने सूबे के किसी ऐसे मामले पर जिसका ताल्लुक वफाक से ना हो, उसका इख्तियार खुद अगर चाहे तो वफाक को दे सकती है। यानी इत्तफाक़ राय से ऐसा कोई मामला तय पा सकता है कि वफाक के पास किसी ऐसे मामले का इख्तियार चला जाए जो सूबाई हुकूमत के पास है। इस हवाले से आइन का आर्टिकल 144 कहता है कि कोई सूबाई असेंबली यह करारदाद पास कर सकती है कि किसी भी ऐसे मामले पर वफाक कानून साजी कर सकता है जो वफाक की कानून साजी की लिस्ट में मौजूद नहीं, और फिर वफाकी हुकूमत इस मामले से मुतालिक कानून साजी कर सकती है जो कानून के मुताबिक होगा। लेकिन इस ऑप्शन को अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इस ऑप्शन के लिए वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। अब आर्टिकल 149 के जिस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी जा रही है उस पर सिंध हुकूमत सवालात उठा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कराची पर गैर आइनी कब्जे की कोशिश की गई तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि गैर आइनी तरीके से कराची को इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाए। इस ऐलान के बाद जहां उन्होंने अपने हाथ दिखा दिया, अपने इंटेंशंस दिखा दिया, अमल उठा दिया कि हमने कराची को लोग को अब्यूज करके गैर आइनी तरीके से कब्जा करना है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। कहाँ है वो सिंध के सो-कॉल्ड सियासतदान जो मरसू कर होते थे? अपने बीवी को कह दे इस्तीफा दो। MQM, बाकी जमातें, PML क्यों? आप क्या MQM का भी ये पोजीशन है? पहले उनका मैंने देखा पोजीशन, उनकी सख्त मुखालफत भी की, पर क्या ये भी पोजीशन है कि कराची वाले नहीं चलाएंगे, कराची को इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग चलाएंगे? MQM पाकिस्तान को भी अपने इस्तीफा देना चाहिए, इस हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा। ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। पीपल्स पार्टी यह समझती है कि हुकूमत का यह कदम 18वीं तरमीम के खिलाफ है और ऐसे किसी भी कदम को मुस्तरद किया जाएगा। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि होश के नाखुन लें। पीपल्स पार्टी वफाक को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब पीपल्स पार्टी जैसी जमातें खड़ी नहीं होंगी तो कल को क्या हो सकता है, वो क्या कहते हैं जरा दी। आप अपने के अवाम के मुआशी हकूक, इंसानी हकूक को छीनते रहो और फिर इसके ऊपर उनके शहर पर, उनकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाक बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कराची के मसाइल हल करती नहीं है। 10 साल में कुछ हल नहीं किया, चाहे वो कचरे का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, और जब कोई बात हो या कोई कराची सूबे की बात भी कर दे तो सख्त रद्दअमल सामने आता है। किसी के मुँह से गलती से भी निकल जाए तो भी बहुत सख्त रद्दअमल आता है। मगर अब एक ऐसे मामले पर जो आईनी कानूनी मामला है उस पर इतना एक्सट्रीम रद्दअमल बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं और इस किस्म की बात उनकी तरफ से की जा रही है। MQM जो हमेशा से कराची की सियासत करती आ रही है वो समझती है कि आर्टिकल 140 है जो बल्दियाती निज़ाम की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक है, इस पर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरे आर्टिकल्स की ज़रूरत पेश आई। फ़रोग नसीम के बयान के हवाले से वफाकी वज़ीर और MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर सूबाई हुकूमत आर्टिकल 140 के तहत शहरी हुकूमत को इख्तियारात दे देती है तो आर्टिकल 149 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। में ख़ास तौर पर एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम है जो आइन से बराह रास्त मुतसादिम है, तो अगर आर्टिकल 140A पर उसकी रूह के मुताबिक, आइन के मुताबिक अमल दरामद हो रहा होता तो शायद दूसरे आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल 140A पर अगर अमल दरामद हो गया तो बाकी आर्टिकल जिनका आप जिक्र कर रहे थे उनकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। 149 की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अभी एक अलग बात कर दी गई, हालांकि MQM से ही फ़रोग नसीम साहब का ताल्लुक है, मगर MQM की तरफ से एक और बात की गई। कराची के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, तमाम सियासी जमातों को इन मसाइल का अंदाज़ा भी है। ये सब इन मसाइल को हल करने का ऐलान करती हैं, मीडिया पर ख़बरें बनवाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फिर मसाइल हल
नहीं करती हैं, बल्कि मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। वफाकी हुकूमत भी अब तक कराची के हवाले से नुमाइशी इक़दामात का ऐलान कर चुकी है। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में कराची सफाई मुहिम और तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर बराए कानून फ़रोग़ नसीम की सरबराही में एक कमेटी कायम की। इस कमेटी को कराची स्ट्रेटजिक कमेटी का नाम दिया गया। इसके इजलास के बाद जारी होने वाले इलामे में बताया गया कि कमेटी कराची के मसाइल के हल में वफाकी हुकूमत की जानिब से लाएअमल तश्कील देगी। कमेटी मसाइल के हल के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लाएअमल मुरतब करेगी। फिर इस कमेटी का एक इजलास भी हुआ, जिसके बाद आर्टिकल 149 की तजवीज़ सामने आई। ये पहली कमेटी नहीं है, इससे पहले वफाकी हुकूमत कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी कायम कर चुकी है। इस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए 30 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया था। सिंध हुकूमत ने इस कमेटी को गैर-आईनी करार दिया था, मगर वफाकी हुकूमत की ये कमेटी भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। कमेटी पर कमेटी बन जाती है, फिर आइन की शिकों की बात कर दी जाती है। बजट में कराची के लिए सिर्फ 12 अरब रखे गए, बाद 160 अरब रुपए से ज़ायद की गई थी। इसी तरह वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने क्लीन कराची मुहिम शुरू की, जिसके बाद एक बार फिर से उम्मीद पैदा हुई कि अब कराची का कचरा उठेगा, मगर इस मंसूबे में वफाक ने कोई माली ताउन नहीं किया, बल्कि कराची ही के अवाम से फंड जमा करने की अपील कर दी। मसला हल नहीं हुआ। खुद मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो क्लीन कराची मुहिम से मुतमईन नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस मुहिम के लिए वफाक से फंड मिलेगा, जो कि फ़ंड नहीं मिला। इसके अलावा वफाकी हुकूमत कराची का इंतज़ाम हाथ में लेना चाह रही है या उसमें अहकामात देना चाहती है, मगर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल 17 जनवरी को कराची के 3 बड़े अस्पतालों का इंतज़ाम वफाकी हुकूमत को देने का हुक्म कर दिया। इस फैसले के बाद वफाक और सिंध हुकूमतों में तनाज़ा खड़ा हो गया। वफाकी हुकूमत ने इन तीनों अस्पतालों के वफाक को कंट्रोल का नोटिफिकेशन भी जारी किया, फिर दावा किया अब देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त बेहतरीन अस्पतालों में आएगी, मगर फिर जुलाई में वफाकी हुकूमत खुद पीछे हट गई। वफाकी हुकूमत ने तीनों अस्पतालों का इंतजाम सिंध हुकूमत को वापस देने का ऐलान कर दिया। अहम बात यह है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये अस्पताल वफाकी हुकूमत को मुंतकिल हो गए, मगर हुकूमत ने इन अस्पतालों के लिए बजट ही मुख्तस नहीं किया और फिर ये अस्पताल वापस कर दिए गए। अब सवाल ही उठ रहा है कि जब वफाकी हुकूमत कराची के 3 अस्पतालों को संभालने के लिए नहीं ले सकी, अली ज़ैदी की क्लीन कराची मुहिम को फंड नहीं दे सकी, वो कराची के अवाम से उनको मांगने पड़े, अपनी ही इत्तेहादी जमात MQM के मेयर को कुछ नहीं दे सकी, जो खुद ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की तरह कराची के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वफाकी हुकूमत पूरे शहर का कंट्रोल कैसे संभालेगी? अहम बात यह है कि कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने वज़ाहत दी है कि कराची का कंट्रोल हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, ना ही कराची को सिंध से अलग करने की बात की गई है। उनका कहना था कि आर्टिकल 149 के तहत वो लोकल बॉडीज़ को बाइख्तियार बनाने की बात कर रहे थे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दिया है कि सिंध का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो डिसफंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, वो कोई काम नहीं कर रहा। नतीजतन पूरे सिंध में जगह जगह कूड़ा करकट भर गया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिज़ोल्व हो जाना चाहिए और डिज़ोल्व हो के लोकल बॉडीज़ के पास जाना चाहिए। क्या फेडरल गवर्नमेंट ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फलां ऑर्डर को सिंध गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे ताकि लोकल गवर्नमेंट एम्पावर हो, ताकि सिंध की गरीब आवाम की दादरसी हो? तो ना इस कमेटी का सिर्फ एजेंडा ये है कि किस तरह लोकल गवर्नमेंट जो है एक कचरा कैसे ख़त्म हो, वो उसके लिए ना सिंध को कराची से या कराची को सिंध से अलग करना है, ना कोई उस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है। तो इस साजिश को समझे कि कोई साजिश तो नहीं कर रहा। पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। एक वजाहत भी फ़रोग़ नसीम साहब की तरफ से दी गई है, मगर कराची के मसले हल होंगे या ये सब आपस में ही लड़ते रहेंगे? कराची के अवाम ने इस दफ़ा तहरीक इंसाफ को भी मैंडेट दिया है, जो कि गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद के अरसे में दावे ही करती रही है। तफसील से इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद होंगे, आप वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। साथ में हमारे साथ अली ज़ैदी साहब मौजूद होंगे, वो कराची मुहिम के हवाले से बहुत ज़्यादा इन रहे। आप भी एक जो कमेटी बनाई गई है वज़ीर आज़म हाउस में आज, उसका भी वो हिस्सा हैं, तो उनसे इस हवाले से बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। क्या वो वफाक के इस कदम से अब खुश हैं बतौर मेयर कराची, अगर वो ये ले लेते हैं? और आखिर में मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात करेंगे कि क्या वाकई ये हल या ये हल भी नहीं है। हम सईद गनी साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। एक तो इतना एक्सट्रीम किस्म की पोजीशन ले ली बिलावल साहब ने, सिंधु देश और ये सारी की सारी बातें, बात एक आइनी मसले की हो रही है। अब अवाम कराची के ये समझें कि हम भुगतते रहेंगे
ये शोशे छोड़ते रहेंगे? वफाकी हुकूमत पहले कभी कुछ कहेगी, कभी कुछ कहेगी, करेगी कुछ नहीं। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के जवाब में कभी कुछ कहेगी, कभी कुछ कहेगी, करेगी कुछ नहीं। और अब क्या आप फ़ारूक नसीम साहब ने जो कह दिया, वो अगर ऐसा कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे, वहाँ लड़ेंगे और कराची के अवाम भुगतते रहेंगे? देखें, एक तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आइन के अंदर कोई आर्टिकल है उसको उसकी जो स्पिरिट है उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जिस किस्म की तावीलें पेश की जा रही हैं एमक्यूएम के कुछ लोगों की जानिब से, वो बिल्कुल भी आर्टिकल 149(4) नहीं कहता। उसमें तो मईशत को अगर ख़तरात लाक हों, अमन अमान को ख़तरात लाक हों, तो डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। डायरेक्शंस देंगे, वो ख़त लिखेंगे, बताएंगे कि भाई आप ये चीज़ें करें और ये ख़तरात लाक हो गए। लेकिन अगर उसके नतीजे में वो कहें कि जी हम कराची के इंतज़ामी इख्तियारात जो है वो वफाक अपने पास ले लेगा और सारी चीज़ें खुद करेगा, तो वो मैं समझता हूँ कि इनराफ होगा आइन से भी। और शायद जो कोई बुनियादी उसूल होते हैं कि आपके एक सूबे में मैंडेट किसी और पार्टी को मिला हुआ है तो आपको और कोई रास्ता नहीं मिलता तो आप गैर आइनी इक़दाम करेंगे, तो इस पर हमें एतराज़ात है। बाकी डायरेक्शंस देने का उनके पास इख्तियार है, वो दें और हम बिल्कुल उस पर देखेंगे, अगर काबिल-ए-अमल चीज़ें होंगी तो उस पर हम अमल भी करेंगे। और सब अगर जैसे कराची के हालात हैं और एक साल में यही उलझन है, वो कहते हैं कि सिर्फ हुकूमत ताउन नहीं करती, हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सिर्फ बातें करते हैं, फ़ंड कोई नहीं देते हैं, इनको सिर्फ मीडिया स्टेटमेंट देते हैं, सफाई मुहिम चलाते हैं तो और गंदा कर देते हैं। वही इसी के दरमियान कराची के वहाँ फंस के रह गए हैं। ये मक्खियों का, गर्द और आलूद का, कचरे का शहर बना हुआ है ये। तो आपको अगर ये शिकायत है कि वो नहीं करते, तो एक और ऑप्शन है कि आर्टिकल 144 के तहत सिंध असेंबली बाकायदा तौर पर वफाक के लिए करारदाद मंजूर करके दे सकती है कि जी आपको अगर ये कंट्रोल चाहिए, अगर आप चाहते हैं कराची के मामलात को ठीक करना तो आप कर लें। तो क्या आप ये इनिशिएटिव ले लेंगे फिर अगर आपसे नहीं हो रहे? यार मुझे ये बताइए, क्या कचरा उठाने के लिए हम कहेंगे कि नेशनल असेंबली और सेनेट लेजिस्लेशन करे, या सीवरेज की लाइनें ठीक करने के लिए हम कहेंगे कि वफाकी हुकूमत लेजिस्लेशन करे? इसका बहुत आसान हल है। और ये बार बार कह रहे होते हैं कि भाई आपने कराची के लिए 162 अरब रुपए का ऐलान किया है, आप वो 162 अरब रुपए की स्कीमें दें और शुरू करें। पहला साल आपने गुजार दिया और हमें वो कहते हैं जी हम कराची के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह कौन रहे हैं? जिन्होंने खुद 1 रुपया खर्च नहीं किया कराची के ऊपर 1 साल में, नॉट अ सिंगल पेनी, और वो हमें कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। देखिए, कमेटियाँ ज़रूर बनाई हैं, ड्रामेबाजियाँ ज़रूर की हैं, कभी चमकता दमकता कराची के नाम पे, कभी लेट्स क्लीन कराची के नाम पर, कभी कोई और ड्रामा कर दिया। लेकिन इनसे पूछिए कि वफाकी हुकूमत ने कौन सा मंसूबा कराची के अंदर शुरू किया है जिस पर ये कहें कि हाँ हमने ये 5 अरब रुपये, ये 10 अरब रुपये, ये 20 अरब रुपये कराची में खर्च कर दिए। 1 साल में कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको अपने कुछ बरसों की तफसीलात बता सकता हूँ कि हमने कितना किया है। अभी रिसेंटली मगर अभी कराची के हालात नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि आप कराची के कचरे को, कराची के नालों को बंद होने को कोई बहुत बड़ा मसला समझते नहीं कि इस पर लेजिस्लेशन हो। ये मसला बहुत बड़ा मसला है। कराची के लोग बीमार हो रहे हैं, कराची में इस वक्त वबाएं फैल रही हैं। इसमें डिबेट ये है कि पीपल्स पार्टी अगर वफाक कुछ कहे तो कहती है नहीं जी हमारा इख्तियार है, आपको नहीं करने देंगे। अगर बल्दियाती इंतखाबात कराती है तो उनके सारे के सारे इख्तियारात खुद अपने पास ले लेती है, उन्हें भी कोई इख्तियार नहीं देती, ना वफाक को इंटरवीन करने देती है, और मेयर के काम में इंटरवीन करके इख्तियारात अपने पास ले लेती है, और वो सब लेने के बाद करती कुछ भी नहीं है। तो कराची के अवाम को फिर हल बताएं, आप क्या करें? वो यार मुझे शाहजेब मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, हमारा हर वज़ीर जवाब दे रहा है, कचरे के भी दे रहे हैं, नालों के भी दे रहे हैं। जो हमारा काम नहीं है, जो किसी और का काम है, वो नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी कर रहे हैं। आप वफाकी हुकूमत क्यों नहीं पूछती है डीएमसी से? भाई उनके इत्तेहादी बैठे हुए हैं ना, उनसे पूछे ना। हमें कल कहें कि जी आपकी डीएमसी ने काम नहीं किया, केएमसी ने काम किया नहीं, ये इदारे ख़त्म करो, आप सस्पेंड कर दो उन सबको, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। ये जिसका इख्तियार है हमारे पास कानून में, लेकिन हम करेंगे तो इनकी उनकी शोर मचाएगी कि हम जीते हुए लोग थे, हमें आपने जो है वो हटा दिया। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि इशू नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इशू है। लेकिन आप जिस जमात को, जिस हुकूमत को हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो दुरुस्त जगह नहीं है। अगर कारकर्दगी देखनी है तो मुझे बता दें ना कि पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी कितनी आला है। भाई कोई एक काम बता दें, KPK की हुकूमत का कोई एक काम बता दें। वफाकी हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया है हमारी मईशत का, जिसके ऊपर आर्टिकल 149(4) लगता है एग्जैक्टली, जो कहता है कि मईशत को खतरात लाक हों तो जी उस पर कार्रवाई, वो डायरेक्शन जा सकती है। अब वज़ीर आज़म को देना डायरेक्शन, कोई निकालें आर्टिकल, फ़ारूक नसीम साहब, कि वज़ीर आज़म साहब को कहें कि तुम्हारी नालायकी नाइली की वजह से बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, और लोग भुगत रहे हैं, 22 करोड़ लोग भुगत रहे हैं उनकी मईशत की जो नाकामी हुई उस पर। तो ये सब मईशत के हालात बुरे हैं,
पंजाब के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं जब से उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने प्रोग्राम में भी बार बार इस बात को उठा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा। मगर मसला ये है कि वहाँ के हालात अगर बुरे हैं तो कराची के हालात बहुत बुरे हैं। तो जो बुरे की भी कैटेगरी है ना, उसमें सबसे नीचे कराची आता है, और कराची में 11 साल से आप लोगों की हुकूमत है। अब आपका मसला ये है कि आप लोग काम करते भी नहीं हैं। अगर वेस्ट मैनेजमेंट आपसे नहीं हो रहा, कचरा साफ मेयर को दे दें, नहीं देंगे। पानी का मसला नहीं हल हो रहा तो वाटर बोर्ड दे दें, नहीं देंगे। वफाक अगर इख्तियार है, नहीं, वफाक को भी नहीं इंटरवीन करने देंगे। तो फिर इस तरीके से तो कराची के हालात ठीक नहीं होंगे, आप अगर हर चीज़ को कंट्रोल भी रखना चाहेंगे और डिलीवर भी नहीं करना चाहेंगे। नहीं, देखें, गलत बात हो रही है सारी। पहली बात तो यह है कि जो कराची की सिचुएशन है वो पेशावर की भी नहीं है, लाहौर की भी नहीं है, पाकिस्तान के किसी शहर का नहीं है। किसी शहर में लोगों को गटरों से आपको बोरियां नहीं मिलती होंगी, ईंटें नहीं मिलती होंगी, रज़ाइयाँ तक की नहीं मिलते होंगे। कराची शहर में वो भी मिलते हैं, कोई ना कोई तो करता है ना ये चीज़ें। जहाँ तक आपने इख्तियारात की बात की, देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा, और मैंने भी कहा है कई दफ़ा टीवी पे बैठ के कहा है, भाई कचरा उठाने का काम DMCs का है। उन्होंने खुद हमें तफवीज़ किया सॉलिड वेस्ट को, वो लेना चाहते हैं ले लें। हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम गालियाँ भी सुने, खर्चे भी करें और एफर्ट भी करते रहें, डिफेंड भी करते रहें। वो सारा काम खुद कर लें, वो नहीं करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत के पास हमने नहीं रोका। अभी भी सुना है कोई फेडरल गवर्नमेंट ने टेंडर शेंडर किए थे, 5 फाइटर दे रहे थे इनको KMC को, हमने तो नहीं रोका कि ना दें आप, वो दे रहे हैं, देने चाहिए। आप कोई और इक्विपमेंट देना चाहते हो, कोई मशीनरी देना चाहते हो, कोई इदारों की मदद करना चाहते हो, उसमें आइन ने आपको कहीं नहीं रोका। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आर्टिकल 149 के तहत इख्तियारात ले लेंगे, उसके बाद हम आके काम करेंगे। अगर काम करने की नीयत हो तो ये ग्रीन लाइन भी तो वफाकी हुकूमत बना रही है ना। हमने कौन सी रुकावटें डाल दी, बल्कि हमने फैसिलिटेट किया है। जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमत की ज़रूरत पड़ी हमने उनकी मदद की है। हमने लेजिस्लेशन की है असम्बली से ग्रीन लाइन के लिए, जो कानून के मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं हो सकती थी वो हमने उनको दुरुस्त करके दी हैं। जो काम हम वर्ल्ड बैंक के थ्रू या IDB के थ्रू कर रहे हैं, एक साल तक हमारी स्कीमें ECNEC और CDW में फंसी रही हैं। अभी पिछले हफ्ते जाके वो क्लियर हुई हैं, येलो लाइन, रेड लाइन, और जो वाटर एंड सीवेज बोर्ड की हमारी KWSSIP की जो प्रोजेक्ट है उस पर। तो हम तो कराची में ख़ास तौर पे कर भी रहे हैं, और अगले 3-4 बरसों में $2 अरब से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं कराची में, जिसमें वर्ल्ड बैंक का ताउन भी शामिल है और एशियन डेवलपमेंट बैंक का ताउन भी शामिल है, जिसमें वाटर एंड सीवेज की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन है। कराची में 2 बड़ी ट्रांसपोर्ट की लाइनें हैं और बहुत सारे काम है जो हम करने जा रहे हैं कराची के अंदर। तो वफाकी हुकूमत भी आए, कराची से उनको हमदर्दी है, कराची से उनको सीटें मिली हैं, तो वो कराची के लिए पैसे लगाएं। ये कमेटियां बनाने से, आइन के इख्तियारात जो आर्टिकल इस्तेमाल करने से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची के मसले हल करने हैं तो पैसे लगाएं। अली ज़ैदी साहब, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर, हमारे साथ मौजूद। अली ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी साहब, जो प्रोजेक्ट पहले वफाक के तहत चल रहे हैं कराची में, उनको भी पूरा किया नहीं है, और फिर कभी कोई बात कर देते हैं पैसे देंगे, कभी कचरा साफ। अब आर्टिकल 149 की बात फ़ारूक नसीम ने कर दी, उसके बाद एक कमेटी के इजलास यहाँ सिंध में हो रहे हैं, फिर एक इजलास आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ, उस मीटिंग के बाद एक और एलामिया आ गया, एक और कमेटी बन गई, आप उसको हेड करेंगे। तो ये कोई क्या वे फॉरवर्ड है? ये कमेटी खेलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है आपने कराची के लिए? देखिए शाहजेब, बात यह है कि हमने जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में रह के करना है। अगर फारूक नसीम साहब ने आर्टिकल 149 की बात की तो आर्टिकल 149 पाकिस्तान के ही कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, किसी और गैर मुल्की को। दैट इज वन ऑप्शन, इट इज नॉट, ये नहीं कह रहा कि फाइनल है। हमारे कोई भी चीज अगर हम करेंगे, हमें सिंध गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना होगा, लोकल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना होगा। और कराची में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, कराची के इश्यूज सॉल्व तो नहीं हो रहे। एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट अगर अली जैदी आके करके FWO को मिला के नाले साफ कर दे तो वो नाले में चले, बारिश हुई और सैलाब नहीं आया, लेकिन कचरा उठा के हम एक दफा डाल दें, लेकिन 13,000 टन तो उसके बावजूद डेली जनरेट हो रहा है, रोडों में पड़ा हुआ है, अभी भी नजर आ रहा है। तो ये तो काम बल्दियाती इदारों का, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वो है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं कराची के, वो सिंध गवर्नमेंट को तो पैसे NFC अवार्ड में मिलते हैं। आगे वो इख्तियार की वो बात करते हैं, मेयर साहब बिल्कुल ठीक है, उनके भी जायज कोई डिमांड्स है, लेकिन उनको भी मिलते हैं। तो ये एक हॉच पॉच है। तो हमने जो कमेटी बनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बनाई है, स्पेशल मीटिंग भी की, 2-3 कैबिनेट में भी डिस्कशन हुई, एक स्पेशल मीटिंग भी हुई। ये कमेटी सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करके देगी कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरह हेल्प कर सकती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को कि मॉनिटर भी कर सके और डिलीवरी भी हो सके। क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी अभी कोई मॉनिटरिंग है नहीं,
और साथ साथ डिलीवरी भी नहीं है, लेकिन खर्चा चले होता चला जा रहा है। मतलब मगर ये कमेटी अगर फिर वजीर आजम ने तो ये जो 149 से हटकर बात हो गई ना, फिर ये जो आर्टिकल 149 है कि कराची के मामलात में फेडरल हुकूमत हिदायत और वो फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो अब नहीं है, ये आप अब कमेटी पर बात आ गई, तो फिर कैसे होगा काम आगे, कैसे बढ़ेगा? तो पहले नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, 149 एक इज ऑल्सो एन ऑप्शन बट नॉट दी ओनली ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि होएगा ही वही, वो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो भी बेस्ट में फॉरवर्ड होगा वो होगा ना। मतलब ऑप्शन तो सारे देखते हैं ना आदमी। मतलब ये कोई 13-14 महीने बाद कराची वालों से इतने वादे करके आप लोग अभी ऑप्शंस देख रहे हैं कि हम देखेंगे कमेटी से हो, आर्टिकल 149 से हो, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, जो वफाक के ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैं उनका क्या हो। इतने टाइम बाद फिर ये वाज़े है ना कि आप लोग नाकाम हो गए हैं कराची के हवाले से। आप डिटरमिन ही नहीं कर पाए कि किस तरीके से वफाक कराची के अवाम की मदद कर सकता है। इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, कभी कुछ इफ्तिताह कर जाते हैं, वज़ीर आज़म जब जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, मगर उसके बाद करते कुछ नहीं है, एफर्ट नज़र नहीं आती है। आप तक ने जो अपनी सफाई मुहिम शुरू की उसमें भी वफाक ने पैसे नहीं दिए। आपने कराची के अवाम से कहा कि भाई FWO के लिए पैसे दें ताकि मुझसे सफाई करा लें। मैंने FWO की मदद ली। FWO वफाक का एक पाकिस्तान आर्मी का इदारा है और ये काम कोई और कर नहीं सकता था। वफाक से कोई फंड रिलीज कराने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। मेरे पास 8-10 दिन थे, मैंने किसी से मांगा नहीं, कि लोगों ने मुझे खुद आके कहा। अभी बैंक वालों ने कहा कि हमारे बैंकों की ब्रांचों में पानी आ जाता है, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, आप नाले साफ कर रहे हैं, तो उन्होंने आके दे दिए। मैं कोई फंड रेजिंग कैंपेन तो नहीं कर रहा, पीपल आर स्पॉन्सरिंग इट, और वो करे उसके लिए हमें एक अकाउंट ही था, वो हमने खोल दिया। वो KPT और FWO मॉनिटर करता है। फेडरल गवर्नमेंट ने अब जब हमने डिटेल दिए तो 200 मिलियन अभी फेडरल गवर्नमेंट ने हमें दिया है, अभी आया नहीं है, अभी इस मीटिंग में है। दिस इज ओनली टू हेल्प, बट इस तरह नहीं हो सकता कि हर हफ्ते में 200 मिलियन ले आऊं। एक प्लान तरीके से होगा काम। अच्छा सर, जो बाकी मिसालें हो रही हैं कि तरीके हिसाब से ये नहीं चलता वो नहीं चलता, उनके ऊपर अगर बात ना करें, मगर जो दूसरी बातें हैं कि तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत को सिंध के 3 अस्पताल मिले थे, बाकायदा तौर पर केस लड़ा, जीता, फिर दावे किए कि अब हमें ये मिल गए हैं तो हम ज़बरदस्त कर देंगे इन अस्पतालों को। बाद में बजट आया, बजट में कोई एलोकेशन उन अस्पतालों के लिए नहीं थी और फिर सिंध हुकूमत से कहा नहीं आप ही ले लें अस्पताल, हमने नहीं चलाने। तो 3 अस्पताल तो चले नहीं। शहर का अगर कंट्रोल भी मिल जाए आपको, शहर में किसी तरीके से चीज़ें करने के लिए भी मिल जाए आपको, तो कैसे चलाएंगे 3 अस्पताल? तो सिंध के चला नहीं पाए आप, जो बेहतर भी चल रहे थे उनके कुछ डिपार्टमेंट्स हालांकि। देखिए शाहजेब, होता क्या है प्राइवेट एंटरप्राइज में और गवर्नमेंट में, ये है कि प्राइवेट एंटरप्राइज में आप किसी को बुलाते हो, बोलते हो ये पकड़ो और यू आर फायर्ड। अब 60-70% लोग उन अस्पतालों में इन्होंने सियासी भर्तियां की हुई, एक आदमी को भी आप निकाले वो जाके स्टे ले लेगा। इतनी गंद है, उससे बेहतर है कि नया बना ले। सर मगर ये बात पता थी ना अस्पताल लेते हुए और बड़े बड़े दावे करते हुए कि 3 अस्पताल अब देखिएगा हम कितना ज़बरदस्त कर देंगे, वापस देने पड़ गए। तो कराची के तो हर डिपार्टमेंट का फिर यही हाल है। तो अगर आपको कराची भी मिल जाए चलाने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ करके, तो कराची में भी फिर आप यही कह रहे होंगे कि भाई यहाँ तो सारी ओवर स्टाफिंग है, अगर किसी को निकालें तो वो चला जाता है, कराची भी हम वापस करते हैं, हमसे नहीं चल रहा, तो फिर यही होगा। हर महकमे में, मेरी अपनी वजारत में भी, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ कि एक जो प्रोसेस है हुकूमत के अंदर, वो विम्स के और मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के विम्स पे नहीं चल सकता, एक प्रोसेस के थ्रू चलता है। वो प्रोसेस को वेल डिफाइंड होना चाहिए ताकि वो वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चले। अभी जो जैसे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप बताइए कितने एयरपोर्ट अनाउंस करके चले गए। वो हर जगह ठट्टे से लेके बनू तक एयरपोर्ट अनाउंस कर देंगे, एक भी नहीं बना सके। इसलिए नहीं बना सके कि एक प्रोसेस है। KPT में आए और वो खाका नबाशी साहब जलसा किया, 1 महीने का बोनस अनाउंस कर दिया। भाई साहब, मैं नहीं अनाउंस कर सकता, बादशाह तो नहीं हूं मैं, मिनिस्टर हूं। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं KPT के बोर्ड को बोलूंगा कि वो उसको वेट करके फिर करे। एक प्रोसेस है। जो मुझे पैसे लेने पड़े इसलिए प्राइवेट एंटरप्राइज से कि मेरे पास 8 दिन रह गए थे और मुझे नाले साफ करने थे, और जो काम हमने 6 करोड़ रुपए में किया वो KMC को 50 करोड़ रुपए मिले। वो whatever रीजन दे कुड नॉट डू इट, एक्सेप्ट कि नासिर अली शाह ने फ्लोर ऑफ द हाउस का कि हमने 50 करोड़ रुपए दिए, हमने 6 करोड़ में कर दिया। आज हम कचरा उठाते हैं ना, खशाजे में आपको एक एग्जांपल दूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, FWO और बैरिया टाउन ने भी जब कचरा उठाया आके हमारे साथ, $6.5 से $10 पर टन हमें पड़ा।
डिपेंडिंग कि हमने गीला उठा के फिर सुखाया, जीटीएस पर सुखा के लैंडफिल में लेके गए। कितना सर? और जो डायरेक्ट ले गए वो $6.5 में। इनका $27-28 पर टन कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे बताएं, इस तरह की लीकेज जब होती है तो फिर आपको फ्रेमवर्क्स बड़े सीरियसली देखने पड़ते हैं। ऐसा सब फिर कम से कम एक बात बताएं, आप ज़रा कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची के हालात को बेहतर देखना चाहते हैं, उसके लिए आपने एफर्ट भी की, तो क्या कम से कम वफाकी हुकूमत ने फाइनल फैसला किया है कि हमने कराची को बेहतर करना है? अब आर्टिकल 149, ये वो कमेटियाँ, फिर उसके बाद एक और कमेटी, फिर एक और अनाउंसमेंट, इसी में आप 6 महीने बाद भी हमें नहीं बता रहे होंगे कि हाँ जी अब एक और कमेटी बनाई है वज़ीर-ए-आज़म ने ये देखने के लिए कि हो क्या सकता है, और वज़ीर-ए-आज़म ने फिर एक और कमेटी बनाई है, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया कि वो एलोकेट करेंगे। बार बार कर रहे हैं आप लोग। कोई 6-7 महीने के बाद कोई फाइनल कोई बताएं कि ये प्लान है, अब इसी पर अमल होगा? नहीं, इंशाल्लाह 2 हफ्ते, साजिब 2 हफ्ते दिए कमेटी को प्राइम मिनिस्टर ने। विद इन 2 वीक ये कमेटी अपनी रिटन रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेगी। सब एक दिन आगे कर लें या एक दिन कम कर लें, बढ़ा दें या घटा दें, 2 हफ्ते ना करें। आपका 2 हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कराची के हमने देख लिए। मैंने 2 हफ्ते कहे थे लेकिन 7 दिन में नाले साफ किए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया जो मर्जी कहती रहे, गुज्जर नाला नहीं डूबा, महमूदाबाद नहीं डूबा, औरंगी टाउन नहीं डूबा, खुदा की बस्ती नहीं डूबी, सादी टाउन नहीं डूबा, 55 मिलीमीटर की बारिश में डूबा, 10 दिन बाद 175 से 190 मिलीमीटर में नहीं डूबा, 190 मिलीमीटर की बारिश में नहीं डूबा। मैं शुक्रिया इसलिए जरूर अदा करना चाहता हूँ कि सारे चैनल ने इंक्लूडिंग जियो दबा के सपोर्ट की और एक्सपोज भी किया और मेरी सपोर्ट भी की, और जहां हमारे से गलती हो रही थी क्रिटिसाइज भी किया। ये मैं एक्चुअली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबका, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उनका भी, क्योंकि कोई ना कोई चीज हमारी रह गई थी, उन्होंने हमें बता दिया। तो हम इसको परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब कह रहे हैं मुस्तकिल हल की तरफ लेके जाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, आपने ज़ाहिर है सिंध हुकूमत से नहीं गिले किए हैं, आपने वफाकी हुकूमत से भी गिला किया था कि ये भी संजीदा नहीं है कराची के मसले को हल करने के लिए, फ़ंड का वादा करते हैं देते कोई नहीं है। अब ये आर्टिकल की बातें, फिर कमेटी, कोई संजीदगी आपको वफाकी हुकूमत की नज़र आ रही है और आप समझते हैं यही वे फॉरवर्ड है जिसका फ़रूक नसीम साहब जिक्र कर रहे हैं, या फिर जिसका अली जैदी साहब जिक्र कर रहे हैं? देखिए, ये जो कमेटी और फरोग नसीम साहब ने अनाउंस किया है आर्टिकल 149(4), ये एक एक्सरसाइज तो हो सकती है क्योंकि आर्टिकल मौजूद है आइन में, इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है कि अपने मामलात बेहतर करें। ये एक ऑप्शन एग्जॉस्ट करने जा रही है गवर्नमेंट, अगर कर रही है तो। अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करेंगे और कैबिनेट डिसाइड करेगी, मगर इसका हल अगर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म देखें तो कराची आईसीयू में है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए। कराची नीड्स फंड्स फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट इमीडिएटली। 6 महीने पहले पीएम साहब ने मुझे कहा था 25 अरब कराची के लिए, 5 अरब हैदराबाद के लिए। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा था कि कराची का सीवरेज जो है तबाह हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, उसमें ये पैसे लगा के बेहतरी ले आऊं, जो कुछ भी ला सकता हूं। लोग तंग आए हुए हैं, कंटमिनेशन है, गटर पानी घरों में है लोगों के। ट्रांसपोर्ट का हाल देख ले, छतों पे सफर कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, कचरे के अंबार है। तो शॉर्ट टर्म चाहिए फिलहाल। हम कराची के लोगों को रिलीफ चाहिए, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास वो वसाइल नहीं है। अभी मैं एक चीज शाजिब करेक्ट करता चलूं, ये दूसरी दफा मैं अली जैदी की बात सुन रहा हूं कि इन्होंने 6 करोड़ में 7 दिन, 1 हफ्ते में नाले साफ कर दिए। इन्होंने 7 नाले साफ किए थे और ये सोल्यूशन नहीं है। 6 करोड़ 7 दिन में। केएमसी ने 50 करोड़ में पूरे साल नाले साफ किए हैं। पूरे साल का ये मिसगाइड ना करें लोगों को। 50 करोड़ पूरे साल में खर्च हुए हैं, एग्रीमेंट हुआ है और कोर्ट के कहने पे पैसे मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसे दिए थे, 5 कोर वॉच कर रही है इसको। तो ऐसे ना मिसगाइड करें। 50 करोड़ पूरे साल में लगे हैं, इन्होंने 6 करोड़ 7 दिन में खर्च किए हैं और वो 7 नाले साफ किए हैं। मैंने 38 नाले साफ किए हैं। तो खैर ये सोल्यूशन भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। मगर वसीम साहब, मुझे अब ये बताइए कि एक ऐसे सिनेरियो, आपने कहा कि 25 अरब कहा था कराची के लिए, वजीर आजम ने खुद ने वादा किया था आपसे, 5 अरब रुपए हैदराबाद के लिए कुछ नहीं आया। मगर हमारे प्रोग्राम में जो गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने कहा कि 45-50 अरब रुपए लगा दिए हैं। सिंध हुकूमत ने फिर उसका रिबटल दिया कि कोई नहीं लगाया, गलत कह रहे हैं। कुछ हुआ है या नहीं हुआ है वाकई कराची में? कोई 45-50 अरब की कोई खर्चे और ऐसे वफाक ने रिलीज कम से कम कर दिए हैं या नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा था ये कमिटमेंट कर रहा है पूरी वफाक।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फैक्ट से बात करूंगा, अब पॉलिटिक्स बात करूंगा। कराची के लोग सफर कर रहे हैं, अब सियासत नहीं हो सकती इस पे ना। कराची का बुरा हाल है। मैं जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके पास गया था इस्लामाबाद, मेरी पूरी टीम पार्टी गई थी। हमने रिक्वेस्ट किया था कि 25 अरब कराची को फंड्स चाहिए, कराची का बहुत बुरा हाल है। और मैंने फिर, उन्होंने स्कीम्स मांगी मुझसे, मैंने स्कीम्स भी दी, सड़कें दी और कुछ ब्रिजेस दिए, और मुझे इक्विपमेंट चाहिए था फायर ब्रिगेड का। तो उन्होंने कम से कम 9 से 10 अरब रुपए दिए थे, जो कि KIDCL जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, गवर्नर हाउस में इस्तेमाल, गवर्नर साहब की मेहरबानी कि वो उसको एक्सपेडाइट भी करा रहे हैं। मगर ये पैसे पिछली गवर्नमेंट के दिए हुए थे, जो आज कंप्लीशन पे जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स, और वो इक्विपमेंट आने वाला है। मगर इस गवर्नमेंट ने वादे करने के बाद, मैं देखें फिर वही कहूंगा, शाहजेब, कराची नीड्स सोर्स पैसे, फंड्स। कराची को पैसों की जरूरत है, चाहे वो कोई भी इस्तेमाल करे। डिस्ट्रिक्ट्स को मशीनरी की जरूरत है। ये कचरा को रॉकेट साइंस नहीं है, उठ सकता है, मगर जब तक डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे नहीं मिलेंगे, प्रॉपर मशीनरी नहीं मिलेगी, वो कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे कचरा। सिंध गवर्नमेंट से तो मैंने हाथ उठा लिए, वो तो कुछ करने के मूड में नहीं है। अब फेडरल गवर्नमेंट जब 149(4) लगाना चाह रही है, तो लगाए, अपने ऑप्शन एग्जॉस्ट करे, आगे जो भी उसकी प्लानिंग है 148 को इम्प्लीमेंट कराए, मगर अभी फौरी फंड रिलीज करें यहाँ। और फंड, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दें, फंड डिस्ट्रिक्ट में दे, डिस्ट्रिक्ट कचरा उठाएगी। डिस्ट्रिक्ट के पास भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, रिसीवर मैकेनिज्म है, डिस्ट्रिक्ट कैन डू इट, मगर फंड्स तो दें। ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ये तो हम सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। मैं तो तनख्वाह, जो पैसे मिलते हैं तनख्वाह दे देता हूँ, पेंशन दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मेयर कराची वसीम अख्तर कह रहे थे, वफाक जो भी वादे करते पूरे उसमें से कुछ नहीं करता है, और कराची के हवाले से दावे ही होते हैं, गलत बयानियाँ होती रहती हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, उन्होंने तो हाथ ही उठा लिया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सरबराह पाक सरज़मीन पार्टी, साबिक़ मेयर कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, आर्टिकल 149 अब यही हल है? कराची के अवाम ने सब करके देख लिया, MKM को वोट दे के देख लिया, फिर तहरीक इंसाफ को वोट दे दिया, उनके वादे भुगते, अब इनके वादे, फिर नए दावे, फिर नए दावे, फिर नई कमेटी, एक के बाद एक कमेटी, आईनी शेख, फिर ये 149 ही हल है आपके ख्याल में? शाजिब भाई, ऐसा है कि मैं फ़रूक नसीम साहब भाई हैं हमारे, और अच्छे बैरिस्टर हैं, और मैं उनकी इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन माजरत के साथ ये कराची के मसले का हल नहीं है। और जितनी भी मैंने अभी तक उनकी गुफ्तगू सुनी है, और मैं भी ये देख रहा था कि शायद इसमें कोई हल निकल पाए। हल ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे 149(4) के तहत, और उसमें उनको खुद कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, और जब हमारी बात नहीं मानेगी तो हम एक आइन के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें कॉग्निजेंस लेगी, और सुप्रीम कोर्ट दो अगर गवर्नमेंट्स के दरमियान, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो आर्टिकल 184(1) के तहत हम वहाँ जाकर अपना मसला बयान करेंगे, और वहाँ पर भी क्या हल होगा इसका कुछ पता नहीं। अब ये जो कहानी पूरी है, ये जो दास्तान है, इसमें कराची के मसले का हल होता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। देखें, इश्यूज तो आज हैं, लोग आज मर रहे हैं, कचरा आज नहीं उठ रहा, पानी आज नहीं है। मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं। और फिर जो मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं कि भाई ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इशू है, जो सिटी गवर्नमेंट के पास है, उससे तो फिर सिर्फ नजर हो जाएगी ना बात के। वही कहेंगे भाई सारा मसला भी ये आइन में ही मौजूद है, तो मेयर को कोई कुछ ना पूछे, डिस्ट्रिक्ट को कोई कुछ ना पूछे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कोई कुछ ना पूछे, तो ये बात ठीक नहीं है और इसका हल नहीं है। इसकी वजह से पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा है, वो प्रोविंशियल वो सिंध कार्ड खेल रही है, वो जाकर सिंध के अंदर। आपने आज भी पीपल्स पार्टी के लोगों के बयानात और उनके चेयरमैन के भी बयानात सुने होंगे। तो मुझे इसमें हल नज़र नहीं आ रहा। हल ये है कि कराची, पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम आपने की है, उस 18वीं तरमीम को तरमीम करने की जरूरत है। मैं उसको रोल बैक करने की बात नहीं कर रहा, मैं उसको फर्दर डिवॉल्व करने की बात कर रहा हूं। इशू वहां है। फरूक नसीम भाई को मेरी अगर राय माने तो इस चीज पे कैंपेन चलानी चाहिए MKM को और PTI को, कि आओ जो हाफ हार्टेडली जो डिवॉल्व हुआ है 18वीं तरमीम के तहत, इसको और फर्दर डिवॉल्व करते हैं और आइन में एक चैप्टर ऐड करते हैं लोकल गवर्नमेंट का, और सब इसके ऊपर एग्री करेंगे। जो सब तमाम पावर्स एंड मनी आकर पार्क हो जाती है सारी चीजें, वफाक से
सूबे में आके और नीचे आप NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड नहीं देते और पावर नहीं देते। इसको डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम करने की जरूरत है और वजीर आजम को वो लेकर कराची आए। यही बात जो वो आर्टिकल्स आइन के मुताबिक कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे और ये काम करेंगे, भाई एक दफा वजीर आजम कराची आ जाएं और CM से डायरेक्ट ये बात क्यों नहीं कर लेते और फिर पब्लिकली अनाउंस करें कि भाई वजीर आजम ने CM से कराची के मसले पे ये बात की है, ताकि कराची के लोग भी PM के साथ खड़े हो ना कि भाई PM ने कोशिश कर ली। आप जब मोदी से बात करने के लिए तैयार हैं, आप सालिसी ढूंढ रहे हैं दुनिया भर में, हमारा वजीर आजम मेरे वजीर आला से बात क्यों नहीं करने के लिए तैयार है? तो ये प्रोसेस किए बगैर अगर आप ये आर्टिकल 149(4) की बात करेंगे और 184(1) की बात करेंगे, मैं समझता हूं कि इसमें टाइम जाया होगा और कराची वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। ये क्या मिल बैठकर हल होने वाला मसला है कराची का? क्योंकि आपने कराची के मामलात को, ज़ाहिर है आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, या फिर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कराची का ये सर जोड़कर बैठ भी जाए तो कराची मैनेज हो नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा पैसे, बहुत ही ज़्यादा किस्म के रिफॉर्म्स की इसके लिए ज़रूरत है। या ये वाकई अगर MQM ये सारे जिन पर कराची भरोसा करता आया है पॉलिटिकल विल दिखाएं, तहरीक इंसाफ, तो हो सकता है? आप दिलचस्प ओनरशिप नहीं है, नहीं, अगर आपको पेन नहीं ले रही है, अगर आपको तकलीफ हो तो आप कोई ना कोई, आप अपने दुश्मन के भी जाकर पैर को पकड़ लेते हैं। अगर आप अगर ओन करें, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता है, मेरे चाहने वालों को कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी अना को रद्द करके मैं अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को, या मेरे जो भी मेरी जिंदगी में जो लोग हैं उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए मैं अपने दुश्मन के जाकर पैर पकड़ लूंगा, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है, अपने लोगों से प्यार। अगर किसी को शहर वालों से प्यार होता या हो तो खुदा की कसम वो सब चीजें छोड़कर, वो अपनी अना छोड़कर, अपना रुतबा छोड़कर, वो किसी के साथ भी जाकर बैठकर मसाइल को हल करने के लिए तैयार होने की ये अंदिया दे दे। जब वो अंदिया दे देगा तो तमाम मसाइल का शाज़िब भाई हल मौजूद है, इसी सिस्टम में मौजूद है। अगर एक वजीर आजम वजीर आला से बात करेगा, वो सिर्फ भाई उनके वजीर कैंपेन चला रहे, मैंने पहले दिन ये बात की थी कि कैंपेन से शहर ठीक नहीं होगा, आपकी मीडिया कवरेज हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी, लेकिन इससे ठीक नहीं हुआ ना। 3-1.5 महीने का टाइम गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ शहर में। अभी अगेन ये वाली, मैं अगेन दोबारा बड़ी सिंसियरिटी के साथ कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब कराची, ये फरूक नसीम भाई को मैं कह रहा हूं कि वो उनकी बात सुनते हैं। पहले मैंने अली जैदी साहब से बात की कि भाई आप बजाय इसके कि ये क्लीन कराची करें, आप वजीर आजम साहब को एक दफा ले आए और वजीर आला के पास जाएं, मीडिया को बताकर जाएं, बाहर मीडिया को खड़ा करें आप और कहें कि मैं जाकर कराची वालों के लिए ये मांग, इख्तियारात मांग रहा हूं वजीर आला से। वो कैसे मना करेंगे? और अगर मना करते हैं तो आप जुडिशरी इन्वॉल्व करें, आर्मी चीफ इन्वॉल्व करें, मीडिया इन्वॉल्व करें कि भाई ये तबाही बर्बादी हो गई है, ये किसी की इजारादारी नहीं है, आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर जब वो नहीं करेंगे, कराची के लोग वजीर आजम और फेडरल गवर्नमेंट के साथ फिर खड़े होंगे। और जहां तक बात है MQM की, अगर उनको ये दर्द होता या वो अगर पेन लेते तो वो यकीन करें 1 साल तक सिर्फ ये मांगते, इख्तियारात नहीं दे रहे थे, रिजाइन करते, बाहर आते, खुदा की कसम पूरा कराची उनके पीछे खड़ा होता। मैंने अनकंडीशनल सपोर्ट की। आज फिर मैं बोलता हूं आपके प्रोग्राम के तहत, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी वजीर हैं, उनका मेयर है, वो छोड़े ना ये ओहदे और निकले ना। ये आर्टिकल आइन से नहीं होगा, रोड पर निकलने से ये इख्तियारात मिलेंगे। वो रोड पर निकले, मैं उनसे 2 कदम पीछे चलूंगा, सारी सपोर्ट करूंगा। वो उनके पीछे चलने के लिए मैं अपने कारकुनों के साथ तैयार हूं। वो कराची के हुकूक के लिए रोड पर निकले ना, हम उनकी मदद करेंगे, उनका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, MQM की, सबकी गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि ये जो नई बातें हो रही हैं, ये भी नई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, आवाम को टालने के लिए नहीं है कि मसाइल तो नहीं टलेंगे, मगर उनकी तवज्जो थोड़े दिन के लिए टल जाए और उसके बाद फिर वही मसाइल खड़े हों। कुछ ना कुछ होगा जो वफाकी और सिंध हुकूमत मिल के ही करें, मगर कराची के आवाम के मसाइल हल करें। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक दफ़ा फिर रिमांड में तोसी हुई है शाहिद खान अब्बासी के और मिफ्ता इस्माइल के, मगर जज साहब ने कुछ हतमी बातें की इस हवाले से। रिमांड देते वो क्या है, बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को नैब की हिरासत में 56 दिन हो चुके हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और PSO के साबिक MD इमरानुल हक 35 दिन से जिस्मानी रिमांड पर नैब के पास है, मगर इस अरसे में नैब की तफ्तीश मुकम्मल हुई है, ना ही मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, बल्कि नैब की तरफ से मुसलसल रिमांड लिए जा रहे हैं। और आज भी नैब की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक के जिस्मानी रिमांड में एक बार फिर तौसीह कर दी है। मगर अहम बात यह है
कि ये आखिरी जिस्मानी रिमांड है जो दिया गया है, क्योंकि आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने वाजे कर दिया है कि शाहिद हक्कान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के जिस्मानी रिमांड में ये आखिरी तौसी है। LNG केस में गिरफ्तार शाहिद हक्कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश किया गया। इस मौके पर नैब ने तीनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसी की दरख्वास्त की। मजीद रिमांड की वजह बताते हुए तफ्तीशी अफसर का कहना था कि वो खुद जाकर कराची से रिकॉर्ड लेकर आए हैं और इसी रिकॉर्ड और इन शवाहिद पर मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश करना चाहते हैं। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शाहिद खान अब्बासी के रिमांड को 56 दिन और मिफ्ता इस्माइल के रिमांड को 35 दिन हो चुके हैं। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल के वकील हैदर वहीद ने मजीद रिमांड देने की मुखालफत की। उन्होंने अदालत को बताया कि 14 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड देना नाइंसाफ़ी है। जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनसे मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक नहीं है। मिफ्ता इस्माइल को 23 घंटे तनहा रखा जाता है। उन्हें कम से कम लंच तो शाहिद खान अब्बासी के साथ करने दिया करें। दिलचस्प बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं। आज नैब की जानिब से रिमांड में तौसी की दरख्वास्त पर अपना मौक़िफ़ देने के लिए वो खुद रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने कहा कि कल जो चीफ जस्टिस ने कहा सारी बात वही है, ये सारे सियासी केस हैं और मुझे खदशा है कि ये मुझ पर जाली केस बना देंगे। नैब को बेशक एक ही बार 90 दिन का रिमांड दे दें, लेकिन बात वही है जो मैंने पहले दिन कर दी थी। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद एहतसाब अदालत के जज ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी और मुल्जिमान को 26 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया। मगर साथ ही जज मोहम्मद बशीर ने यह वाजे कर दिया कि वो शाहिद हक्कान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की जिस्मानी रिमांड में आखिरी बार तौसी कर रहे हैं। अहम बात है कि 30 अगस्त को भी नैब प्रोसिक्यूटर के ने अदालत को कहा था कि वो मिफ्ता इस्माइल का फिर रिमांड नहीं मांगेंगे। हमारे साथ जुल्फ़िकार भुट्टा साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मौजूद हैं। बट साहब, आपने उस वक्त कहा था कि नैब प्रोसिक्यूटर नहीं कह सकते कि दोबारा नहीं मांगेंगे और ये आखिरी दफ़ा। जज साहब ने कहा कि अब ये आखिरी रिमांड है, ये क्या नहीं हो सकता? नैब अगली दफ़ा कह सकता है हमने फ़ला बंदा पकड़ा, फ़ला इन्फॉर्मेशन है, मज़ीद रिमांड चाहिए, तो क्या नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल ना प्रोसिक्यूटर साहब ये कह सकते हैं। नॉर्मल ये तरीक़ार होता है कि अदालत प्रोसिक्यूशन को मजबूर करने के लिए कि अगर कुछ एविडेंस उनके पास है तो वो लेके आएँ और टाइम वेस्ट ना करें। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वर्बली ये कह दिया जाता है कि जी लास्ट चांस आपको दिया है, लेकिन अगर लास्ट चांस से पहले एविडेंस किसी किस्म की कोई फर्दर ऐसी एविडेंस उनके सामने लाई जाती है या किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जाता है या किसी को एक्यूज का जो है उसको अरेस्ट करने के बाद उससे कोई ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट ली जाती है जिससे कुछ रिलेवेंसी आ जाए, तो वो मजीद एविडेंस के लिए टाइम ले सकते हैं। और कोर्ट फिर उन हालात में, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड सामने आते हैं, तो कोर्ट पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दे। लेकिन सब्जेक्ट टू कि अगर कोई ऐसी एविडेंस सामने आती है जिससे कि ये मौके पैदा होने के हों कि जी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट उनको रिफ्यूज़ कर सकती है एविडेंस के लिए। और फर्दर ये भी उसमें ऑब्जर्वेशन दे सकती है कि जो प्रेजेंट इनके खिलाफ जो मटेरियल है उसकी नौयत क्या और आया उनकी फर्दर कस्टडी लीगल है या इलीगल है। रिमांड पे किसी को कैद कर लेना जबकि वो पेश भी हो रहा हो, सारी दुनिया में ऐसा है नहीं कानून। ये जो 55-55, 60-60 दिन का रिमांड और फिर बार बार रिमांड में एक्सटेंशन, क्या ये नैब के अपने बुनियादी जो कानून है उसकी रूह के भी खिलाफ है या फिर ठीक है जैसा चल रहा है ये कानून के मुताबिक है इस तरीके से? देखें, इसमें ह्यूमन राइट का जहाँ तक मामला है, ह्यूमन राइट की वायलेशन तो डेफिनेटली होती है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं आ रही और रीजनेबल ग्राउंड नहीं आ रही और उसके बावजूद आप उसको इसको अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, उसको आप अगर रिमांड ले रहे हैं फर्दर, तो ये जो है मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट की तो वायलेशन है। लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशन के साथ साथ अगर आप इसमें देखें सेक्शन 211 पाकिस्तान पेनल कोड है जो फॉल्स एक्यूजेशन से मुतालिक है। अगर किसी स्टेज पर यह बात साबित होती है कि ये उसको जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर सके और कोई प्रामा फशाई एविडेंस सामने नहीं आती, तो उस मुल्जिम का भी ये जो होता है उसका ये राइट होता है कि वो चाहे तो ये प्रेयर कर सके। और नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 30 जो है उसके तहत जो है वो ये ट्रायल कोर्ट, इवन जो नैब कोर्ट है ये उसका अख्तियार है कि अगर वो किसी भी स्टेज के ऊपर ड्यूरिंग आफ्टर ट्रायल या इवन एट द स्टेज ऑफ अपील किसी भी स्टेज के ऊपर अगर वो चाहे तो वो इस बात का फैसला कर सकती है कि आया जो एक्यूजेशन की गई थी अगर ये गलत थी तो नैब कोर्ट ही विदिन 30 डेज उसके आगे अगर एप्लीकेशन लगाई जाए और उसको हाईलाइट किया जाए तो वो उन ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म पास कर सकती है जो कि सेक्शन 211 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत है। और ये बात सेक्शन 30 नैब ऑर्डिनेंस में है। और अगर फर्ज करें कि इस केस के अंदर ये होता है कि कस्टडी लेने के बावजूद और तमाम चीज़ें करने के बावजूद नैब ऐसी कोई साहब हमारे साथ मौजूद थे।
हैदर वहीद साहब मौजूद हैं जो कि वकील हैं मिफ्ताह इस्माइल के। बहुत शुक्रिया सब। ये सारा मामला आखिरी रिमांड, मुतमईन है आप इस सारे मामले से? अब क्या मौक़िफ़ है आपका? सर सारे का आपने कहा सारे के सारे मामले से मुतमईन है या नहीं, तो इसका जवाब तो ज़ाहिर है हाँ नहीं हो सकता। ये बात जहन में रहे कि जब से ये रिमांड प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं तो हमारा मौक़िफ़ यही था कि जो भी तफ्तीश है वो पहले हो चुकी है, क्वेश्चनर समेत सारी मुलाकातें हो चुकी थीं और उसके 6 महीने बल्कि इनफैक्ट शाज़िब एक प्री अरेस्ट बेल की पिटिशन पहले फाइल हुई थी और 30 मई 2019 को उसमें उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि नैब ने आके कहा कि हम अरेस्ट नहीं करना चाहते मिफ्ताह इस्माइल साहब को, हमने यहाँ तक कि दरख्वास्त भी नहीं दी हुई है चेयरमैन को कि हम इनको अरेस्ट करें। उस पस मंज़र में 15 जुलाई को यानी 6 महीने बाद उस तारीख के जब मिफ्ताह साहब लास्ट नैब से मिले थे, एक कॉल अप नोटिस आता है 15 तारीख को। 16 तारीख को मरियम नवाज साहिबा जो मुल्क गिर एहतजाज और रैलीज का अनाउंस करती हैं, उसके 2 घंटे के बाद अरेस्ट मेमोज जारी हो जाते हैं और फिर जब प्री अरेस्ट बेल उसके बाद फाइल होती है, उसमें मैंने नुक्ता यही उठाया था कि जब सारी तफ्तीश ऑलरेडी हो चुकी है और 6 महीने से कुछ सुना भी नहीं था कि मिफ्ताह साहब को की ज़रूरत है नैब को, और 30 मई 2019 को कोर्ट में हाई कोर्ट में आके आपने कहा था जो ऑर्डर का हिस्सा है कि आपको उन्हें अरेस्ट नहीं करना, तो फिर इन 6 महीने में या 30 मई के बाद क्या बदला कि आपको अब उनको अरेस्ट करना है? बहुत शुक्रिया तो साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। मैं इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।